हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम चैप्टर 5 कराएंगे आपको कंपनी खाते, कंपनी का अर्थ, प्रकार, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन। तो स्टूडेंट, आज आपको ये जो नया टॉपिक है ये अच्छे से पहले समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही हम आपको इसमें एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा देंगे ताकि आपको आगे जो वीडियो मिलेगी वो भी आप आसानी से कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है। कंपनी खाते, कंपनी का अर्थ, प्रकार, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन। तो यहाँ पर दे रखा है कि लाभ के उद्देश्य को लेकर बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था जिसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं तथा जिसके सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होता है, कंपनी कहलाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो अंश यानी जो शेयर हमें मिलते हैं, ठीक है, वो हमें पार्टनर्स में हम जैसे जैसे बांटेंगे, वो हस्तांतरण करेंगे, उसी के द्वारा वो उनके उत्तरदायित्व को यानी कि उनका जो उत्तरदायित्व होता है यानी उनका जो कंपनी का सदस्य होता है, ठीक है, उनमें आपस में बांटी जाती है, ठीक है, जिसका कंपनी अधिनियम अंतर्गत सम्मिलन होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था कंपनी खाते जिसमें कंपनी का अर्थ बताया गया है, जिसमें कंपनी को बताया गया है कि उसमें जो शेयर मिलते हैं उनके सदस्यों को किस तरीके से बांटेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कंपनियां होती कितने प्रकार की हैं। कंपनियां भी हमारी कई टाइप्स की होती हैं। इसमें दे रखा है कि कंपनियों के प्रकार। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो दायित्व के आधार पर होती हैं कंपनियां, वो कौन कौन सी होती हैं। दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, सीमित और असीमित, ठीक है स्टूडेंट। अब सीमित और असीमित जो कंपनी होती है हमारी, वो किस तरीके की होती हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे जो सीमित कंपनियां होती हैं वो ऐसी कंपनी होती है कि जो सदस्यों के देयता उनके अंशों के मूल्य तक सीमित रहती है। जो जो सदस्य होते हैं कंपनी के, वो केवल अपने शेयर को केवल सीमित टाइम तक रखते हैं, ठीक है, यानी सीमित ही रखेंगे, इससे ज़्यादा ना तो कम रखेंगे ना बढ़ती रखेंगे। तो उनका कहने का मतलब है जो कंपनी को हानि होने की अवस्था में इन्हें अपने अंशों के अधिक रकम देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जो देयता होते हैं, क्योंकि जो उनके देयता होते हैं वो अंशों के सीमित होते हैं, ठीक है। वो अंशों को कितने हिस्से में बांटते हैं, बिल्कुल इक्वल यानी बराबर हिस्सों में बांटते हैं। और असीमित वे होते हैं, असीमित ने मान ले कि अगर आपको बता दें कि जो सीमित है, सीमित दायित्व है और असीमित दायित्व है। सीमित दायित्व में वो कितने प्रकार के अंश बोल सकता है, वो ये भी कह सकता है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी भी होती है, ठीक है। दूसरे में उसने बोल दिया कि जो यहाँ पर दे रखा है अंशों द्वारा सीमित है, दूसरे में वो बोलेगा कि गारंटी द्वारा सीमित भी कंपनी होती है। अब गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी होती है। आपने देखा कि जब गारंटी होती है, सीमित होती है, तो सिंपल सी बात है वो असीमित भी हो सकती है। अब असीमित कंपनियां किस तरीके की होती हैं, मैंने पहले उसमें बताया था कि जो पहली होती है वो सीमित होती है और दूसरे नंबर की जो होती है वो असीमित होती है। सीमित कंपनी में अंशों द्वारा कंपनी होती है और गारंटी सीमित कंपनियां होती हैं। लेकिन असीमित कंपनी में बताया जाता है कि ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व किसी भी प्रकार से सीमित न हो, ठीक है। मान लिया एक कंपनी का शेयर 20,000 दे रखा है और दूसरे सदस्य का 40,000 दे रखा है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ है। सीमित कंपनी में सबको इक्वल होगा, जैसे कि ये हमारा एक गारंटी को हमें 20,000 दिया है, दूसरे वाले गारंटर को हमने 20,000 दिए हैं, तो ये सीमित कंपनी होती है। असीमित कंपनी अलग अलग शेयर के लिए होती है। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब सीमित कंपनियां भी कई टाइप की, मैंने जैसे आपको बताया था, अंशों द्वारा सीमित होती है, गारंटी द्वारा सीमित होती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी हमारी दो प्रकार की होती है। कैसे? एक को तो हम अंशों में बांटते हैं, दूसरों को हम बिना अंशों में बांटते हैं, ठीक है। बिना अंशों में कैसे बांटते हैं, मान लिया कि एक तो हम शेयर से बांट रहे हैं और दूसरा हम बिना शेयर्स के यानी बिना उसके पैसों के रिलेटेड बांट रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, कंपनियां और टाइप्स की भी होती हैं। कैसे होती है? जिसमें जनता की रुचि होती है, स्वभाव होता है, ये अंशों का हस्तांतरण के आधार पर होता है, ठीक है। अब ये किस टाइप में होती है, जनता के रूप में किस टाइप में करेंगे। अब भाई जनता है, जनता तो प्राइवेट में भी जा सकती है और निजी कंपनी में भी जा सकती है। प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो होती है जो आपके खुद के लिए बनाई जाती है, जिसे जनता बनाते हैं, ठीक है। निजी कंपनी में हमारा जो होता है
निजी कंपनी भी हमारी प्राइवेट कंपनी को ही बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब सार्वजनिक कंपनी होती क्या है? सार्वजनिक कंपनी वो होती है जो सरकार द्वारा जो कंपनियां खोली जाती हैं, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति वर्क करता है, तो ऐसी कंपनियां भी होती हैं। अब एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी, खुद की कंपनी खोल सकता है। छोटी कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां भी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्री वगैरह, वो एक तरीके से कंपनी के रूप ले लेती हैं। तो ये छोटी छोटी कंपनियां भी होती हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा, जो जनता है वो प्राइवेट, सार्वजनिक और एक व्यक्ति और छोटी कंपनी के द्वारा भी खोल सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट उसने बोला है कि जो कंपनी है वो राष्ट्रीयता के आधार पर भी होती है। अब राष्ट्रीयता के आधार पर कैसे होती है? देसी या भारतीय होती है, भारतीय कंपनी। ठीक है, देशी को भारतीय कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और विदेशी कंपनी होती है। भारतीय कंपनी क्या होती है? जो हमारे इंडिया में, भारत में खोली जाती है, और विदेशी कंपनी जो बाहर देशों में खोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें भी क्या दे रखा है? अन्य आधार पर भी कंपनी होती है। कुछ वैधानिक होती है, कुछ सरकारी कंपनी होती है, कुछ सूत्रधारी तथा सहायक कंपनी होती हैं, और कुछ पंजीकृत कंपनियां भी होती हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके की जो कंपनी होती हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन ये बनकर आएगा कि जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लिया आपने ये डायग्राम भी बना दिया, ठीक है, एग्जाम में, तो इस डायग्राम के भी आपके 2 नंबर मोस्टली आराम से पक्के हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको समझाया, यदि आपको क्वेश्चन लेंथी लर्न नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको समझाया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बना करके। अगर आपको ये सारे टॉपिक याद हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ये डायग्राम बना बना करके। ऐसे डायग्राम बनाने से आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन लर्न करना। ठीक है स्टूडेंट। बाकी आपको मैंने अभी बताया था कि कंपनी होती क्या है, कंपनी का अर्थ होता क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन के आ सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में, सब में बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? अंशों का भेद या प्रकार। अंशों का भेद कैसे होता है? अंशों का भेद पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पर होता है। अब जो ये पूर्वाधिकार, ये अधिमान अंश दे रखा है, तो स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अंशों के भेद और प्रकार से ही रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रिफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रिफरेंस शेयर बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या होता है? प्रिफरेंस शेयर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पे मान लें कि ये जो पूर्वाधिकार और अधिमान अंश है, ये होता क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पूर्वाधिकार और अंश जो होता है वो लाभ प्राप्त करने वाले अधिकारों से होता है। ठीक है। दूसरा मान लिया कि कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार, ठीक है, ये कह सकते हो। तो स्टूडेंट आप जैसे देख सकते हो कि पूर्वाधिकार जो अधिमान अंश होता है वो लाभांश सर्वप्रथम होता है, यानी सबसे पहला माना जाता है। दूसरे नंबर पे क्या माना जाता है? ये क्षमतांश। क्या माना जाता है? क्षमतांश। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? जो लाभांश सर्वप्रथम माना जाता है, सामान्य लाभांश की एक दर ऐसे अंशों के आरंभ में निश्चित कर ली जाती है जिसे प्रतिवर्ष ये पूरे प्रतिवर्ष के लिए लाभांश के रूप में धनराशि को भुगतान करता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको भी बताया है कि कंपनी के समापन पर, कंपनी के जब हम समापन करेंगे, ठीक है, तब पूंजी को वापसी पूर्वाधिकार अंश से ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे उसने बोल क्या दिया है। अब देखो मैंने इसके टाइप भी मैं आपको बता सकती हूँ। इसके टाइप भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। अब जैसे कि संचयी पूर्वाधिकार अंश होते हैं, असंचयी। क्या क्या होंगे? मैंने अभी आपको बताया, संचयी, असंचयी, ठीक है, भागयुक्त, ये होते हैं। ठीक है, भागयुक्त हमारे हो गए। फिर उसके बाद में बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको जो मेन टॉपिक है वो आपको बता दिया। यानी कि इसका कहने का मतलब है संचयी अधिमान अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अधिमान अंश और पूर्वाधिकार अंश कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि पूर्वाधिकार और अधिमान अंश दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब दोनों को ही एक ही बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे हमारा दे रखा है साधारणीय क्षमतांश। तो स्टूडेंट जो साधारण अंश होता है यानी कि सामान्य क्षमता अंश, ये दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है? साधारण क्षमता अंश, इसको बोलेंगे हम इक्विटी अंश। ठीक है, इक्विटी अंश। तो स्टूडेंट जो इक्विटी अंश होता है, इक्विटी शेयर,
यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा इक्विटी शेयर्स होता है। ये क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, ये वो अंश होता है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होता, यानी इससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश तो प्रेफरेंस शेयर्स में है, वो काफ़ी जगहों में बंटता है। अब क्षमता अंश को तो इक्विटी शेयर्स है। अब ये किससे बटेगा, जिन अंशों का लाभांश के भुगतान का पूंजी के वापसी अधिमान्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम सर्वप्रथम करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारा क्षमता अंश आता है। और ये क्या कहता है कि हमारा जो लाभांश है वो भुगतान में वापस नहीं आता है, भुगतान में वापस नहीं आता है। आप उसे क्या करेंगे, उसे ही क्षमता अंश कहते हैं। ये केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जाता है। जब हमें लाभ होता है ना, केवल हम तभी इसको दिखाते हैं। और दूसरे नंबर पे पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद इन अंशों का लाभांश दिया जाता है। पहले हम इन अंशों को देंगे, दूसरे नंबर पे हम क्षमता अंशों को देंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा, यहाँ पर दे रखा है अंशों का निर्गमन हम किस तरीके से कर सकते हैं, 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम प्रविवरण जारी करेंगे, यानी कि उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम एक आवेदन पत्र भी प्राप्त कर लेंगे। फिर अंशों का आवंटन करेंगे, यानी कि उनको बांट देंगे, जितने भी शेयर्स आए हैं फिर उनकी याचनाएं करेंगे। तो अंशों का निर्गमन का मतलब है कि आप किस किस तरीके से इसको निर्गमन कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप दे सकते हैं, प्रविवरण जारी करके, आवेदन पत्र प्राप्त करके, अंशों का आवंटन करके, या फिर उसके बाद में याचनाएं प्राप्त करके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन भी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो किस तरीके से होता है, एक तो सममूल्य के अंशों पर होता है। सममूल्य के अंशों पर निर्गमन जब होता है तो इसके बारे में हम आपको एक्स में जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तब हम आपको हैंड टू हैंड बताते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कैसे रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा जो शेयर्स होता है वो हम किस किस रूप में निर्गमन कर सकते हैं, किस किस रूप में हम दे सकते हैं, प्रीमियम के रूप में दे सकते हैं, डिस्काउंट के रूप में दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि सममूल्य अंशों पर निर्गमन, प्रीमियम अंशों पर निर्गमन, कटौती पर अंशों का निर्गमन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस हमारे बनकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे ध्यान से मैं आपको पहले समझा रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि अंशों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। अंशों का निर्गमन किस तरीके से होता है, तो आप उसमें बता सकते हैं प्रविवरण जारी करके, आवेदन प्राप्त करके, अंशों का आवंटन करके, याचनाएं करके। ठीक है स्टूडेंट, फिर वो आपसे कह भी सकता है कि रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन तुम किस तरीके से करोगे, तो तुम 3 तरीके से कर सकते हो, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, और कटौती पर अंशों का निर्गमन। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये तो देख लिया कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारा है एंट्रीज। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर कैसे किया जाता है अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ पा गए तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर दे रखा है अंशों का एकमुश्त भुगतान होने पर लेखे किस तरीके से किए जाते हैं। अंकित या सममूल्य पर अंशों का निर्गमन सबसे पहले नंबर पर। ठीक है, अंकित मूल्य यानी सममूल्य, समझ में आ गया आपको कैसे बोला है। उसने कहा है जब अंशों का निर्गमन करेंगे सममूल्य पर करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा, ये शेयर होल्डर के द्वारा होगा। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर क्या होगा, कोई भी हो सकता है, कंपनी का मालिक हो सकता है, कंपनी में काम करने वाला सदस्य हो सकता है, वो हमारा शेयर होल्डर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आप खुद भी हो सकते हो। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो सबसे पहले हम शेयर होल्डर कहाँ से करेंगे, वो बैंक से करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये आपको समझ में आ गया। उसने कहा कहाँ से रिसीव करोगे, तो बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से कौन करता है, बैंक करता है। फिर उसके बाद में बैंक करता है, तो सिंपल सी बात है, बैंक को मिला है तो बैंक हमारा डेबिट हो गया। दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि वो रिसीव भी खुद करता है पूंजी के रूप में। ठीक है, अगर वो बैंक में जमा करता है तो शेयर होल्डर को ही शेयर्स मिलेंगे, वो भी पूंजी के रूप में। तो शेयर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट ये आपको एंट्री ना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स खुद उसे कैपिटल के रूप में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल्स अकाउंट। आपको इतना समझ में आया, तो ये बहुत आसान था। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रतिभूति प्रीमियम संबंधी लेखे प्रविष्टि किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट जो प्रतिभूति प्रीमियम संबंधी लेखे होते हैं वो मैंने जैसे आपको बताया है कि कोई भी शेयर होल्डर है वो सबसे पहले बैंक में जाता है। तो सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर
फिर उसने कहा है कि रिसीव करेगा, कौन करेगा, फ्रॉम शेयर होल्डर्स ही करेगा, तो बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्रतिभूति प्रीमियम कर रहा है, कौन कर रहा है, शेयर होल्डर, ठीक है। तो संबंधी लेके हमें प्रविष्टि करनी है, तो शेयर होल्डर जो है वो यहाँ पर आकर सबसे क्या मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। पहले तो जमा कर रहा था बैंक में, इस बार क्या कर रहा है, उसको मिलेगा, कैपिटल के रूप में मिलेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था ऐसी सेम टू सेम नीचे ही बता रही हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ इतना आया है कि इसमें जो प्रीमियम ऐड हो गया है, ठीक है, प्रीमियम ऐड हो गया। तो इस बार क्या करोगे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम्स हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। जब कोई शेयर होल्डर सबसे पहले अपनी पूंजी को शेयर बैंक में जमा करता है, अपने शेयर्स को बैंक में जमा करता है, उसके बाद शेयर होल्डर उसको निकाल देता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी जितनी भी कैपिटल्स है वो शेयर के रूप में ही प्राप्त करता है, ठीक है। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, यदि उसको प्रीमियम मिलता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यदि क्वेश्चन में प्रीमियम पूछा हो तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, अंशों की कटौती के संबंध में लेखांकन। मैंने आपको 3 बताए थे, सममूल्य, प्रीमियम और अंशों की कटौती। 3rd नंबर पे अंशों की कटौती है। बस आपको इतना समझना है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप क्वेश्चंस आसानी से समझ लोगे, मतलब कर लोगे। मेरे एक बारी में बताती आप इसे आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर अंशों का जो आवेदन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी आवेदन करेंगे सबसे पहले बैंक से करेंगे, तो बैंक में करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स कौन करेगा, शेयर होल्डर ही तो करेगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। सभी में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कौन करेगा, शेयर होल्डर से करेगा, शेयर होल्डर करेगा बैंक वालों से। तो हमारा जो नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में वो क्या करता है कि कैपिटल है हमारी, ठीक है, कैपिटल के रूप में कौन प्राप्त करता है, शेयर होल्डर ही प्राप्त करता है। तो शेयर होल्डर को हम क्या कर देंगे, कैपिटल्स में ले आएंगे। देखते हैं कटौती का सेकंड कौन, प्रत्येक उसमें हम 2-2 एंट्री बनाएंगे। 2-2 एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले वो बैंक में जमा करेगा, दूसरा शेयर होल्डर में प्राप्त करेगा। तो पहले हमने यहाँ पे बना दी, दूसरी आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट जो दूसरी बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर आवेदन खाते का शेष पूंजी खाते में अंतरित करने पर, ठीक है। स्टूडेंट जब भी हम कोई शेयर आवेदन करते हैं तो शेयर होल्डर को ही करते हैं, शेयर होल्डर्स किस में करता है, कैपिटल के रूप में करता है। लेकिन अभी मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कोई डिस्काउंट है तो वो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को ही मिलने वाला है, यानी कि जो होगा कंपनी में, मैंने जैसे बताया था शेयर होल्डर कंपनी का मालिक भी हो सकता है, कंपनी में वर्कर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड। फिर इसके बाद में शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था जो शेयर होल्डर्स है वो डिस्काउंट उसी को ही मिलेगा, शेयर होल्डर्स को, किसके रूप में मिलेगा, शेयर्स कैपिटल के रूप में। तो स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट है वो आप एक चीज़ याद रखना, सारी चीज़ हमारी शेयर्स में दी जा रही है तो सबको हम शेयर्स पहले देते हैं, ठीक है, शब्द में शेयर्स हम पहले लिखेंगे। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट आगे देखते हैं, उसने कहा है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर कौन कर रहा है, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। तो हमारा ये था आज का जो मैंने आपको जनरल एंट्री बताई है, जो आपको समझाई है। याद रखना क्वेश्चन में यदि सममूल्य पर आ जाए क्वेश्चन तो हम सममूल्य पर ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में यदि प्रीमियम में पूछा जाए तो हम प्रीमियम में डाल देंगे, यदि हमसे डिस्काउंट में पूछा जाए तो हम स्टूडेंट डिस्काउंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री भी बना सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन आपको करा कर देखते हैं कि आपको कितना आ गया है कितना नहीं आया है, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले हम बैंक में कोई भी चीज़ है उसे डिपॉजिट करेंगे शेयर होल्डर्स के द्वारा। फिर उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स ही लेता है, यानी बैंक लेता है अपना जितने भी शेयर्स लेता है, उसके बाद जो शेयर होल्डर है उसे शेयर्स कैपिटल के रूप में ले लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले वाला अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सममूल्य पर है, ये प्रीमियम पर है, ये बट्टे पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी इन तीनों की एंट्री मैंने आपको बताई है, पहला क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है।
कुछ भी चेंज नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए करोगे बिल्कुल सेम एंट्री ऐसी ही बननी है। बस देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 10 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ हुई, जो 10 रुपये वाले 50,000 क्षमता अंशों में 100 वाले यानी 100 रुपये वाले 5,000 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभक्त किए हैं। पूर्वाधिकार अंश मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी शेयर्स हम करेंगे वो या तो प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि पूर्वाधिकार अंश या फिर इक्विटी शेयर यानी क्षमता अंश पर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन चीज़ पर ध्यान रखना, जितने भी शेयर्स हम करने जा रहे हैं वो पूर्वाधिकार अंश या फिर इक्विटी शेयर अंश पर करेंगे। दूसरे नंबर पे वो कह भी सकता है कि कंपनी ने समस्त अंशों का निर्गमन किया तथा जनता द्वारा समस्त अंशों को एक साथ भुगतान कर दिया गया, तो आवश्यक जनरल लेके कीजिए। ठीक है, जनरल एंट्री बिल्कुल मैंने अभी आपको बताई है किस तरीके से करना है, ये मैं आपको अब समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा, कितना आसान है क्वेश्चन में कुछ नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है अधिकृत पूंजी पर नहीं लेके चलना है। ठीक है, मैंने जैसे बताया सबसे नंबर फर्स्ट पे अंशों का जो प्रकार होते हैं वो कौन आता है, पूर्वाधिकार अंश आता है। तो पूर्वाधिकार अंश को हम सबसे पहले लेंगे। कितने थे हमारे पूर्वाधिकार अंश? 5,000 के थे। कितने रुपए प्रति थे हमारे? 100 रुपये प्रति थे। यदि हम 5,000 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, और जनरल एंट्री आप जानते ही हो क्या बनानी है। तो सबसे पहले हम बैंक में करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, जितने परसेंट उसने बोला है 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अगर प्रेफरेंस बोला है तो प्रेफरेंस लिखेंगे और यदि क्षमता बोला है तो इक्विटी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा, चलिए करें। तो स्टूडेंट ये हमारा इस तरीके से हम जनरल एंट्री बनाने जा रहे हैं जिसमें डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे, एक डेट का, एक पार्टिकुलर का, एक एलएफ का, एक अमाउंट का, एक अमाउंट का। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? बैंक अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या बोला है? 10% प्रेफरेंस बोला है। तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंस इस तरीके से लिख देती हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्रेफरेंस लिखूंगी वो यहीं तक आ जाएगा और आगे का नहीं लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रेफरेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? शेयर होल्डर अकाउंट। देखा आपने, ये यहाँ तक आ गया, इससे आगे हम नहीं लेके जा सकते। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है स्टूडेंट? इसकी हमें नरेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? बीइंग इश्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, बीइंग इश्यू ऑफ 5,000, कितने रुपए से? 5,000 यानी कि 5,000 से। फिर उसके बाद में क्या बोला उसने? 10% बोला था। क्या बोला था? प्रीफरेंस, यानी कि 10% 100 के उसमें दे रखा था 100 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रीफरेंस शेयर्स एट रेट 100 ईच। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी शेयर होल्डर है वो सबसे पहले बैंक से करता है, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स करेगा। ठीक है, शेयर्स होल्डर्स अकाउंट, फिर उसके बाद बीइंग इश्यू ऑफ 5,000। मैंने अभी आपको बताया था कि जो 5,000 है यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 5,000 की यदि मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। आपने देखा, ये हम दोनों साइड लिखने वाले हैं, दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड लिखते हैं। उसके बाद में जो सेकंड एंट्री बनने वाली है, अब देखो इसमें डेट में मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि डेट उसमें दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, तो हम डेट नहीं लिखेंगे, इसे हम ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट था, मैंने कहा था कि उसने 2 तरीके से बोला है, एक तो भाई प्रीफरेंस बोला है, दूसरा उसने समता अंश पर भी बोला है। तो जैसे कि अंशों के प्रकार में पूर्वाधिकार अंश सबसे पहले आता है, तो पूर्वाधिकार अंश हमने सबसे पहले लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमारा इक्विटी आता है स्टूडेंट, तो अब हम इक्विटी को लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, ये हम सिक्वेंस में ही करेंगे। यदि क्वेश्चन में पूर्वाधिकार और क्षमता दोनों दे रखे हैं तो हम पहले पूर्वाधिकार अंशों की एंट्री लिखेंगे, फिर उसके बाद में इक्विटी अंशों की लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इक्विटी को लिखते हैं। इक्विटी भी हमारा बैंक में ही होगा सबसे पहले। तो जहाँ पर प्रेफरेंस लिखा है वहाँ पर आपको सिर्फ इक्विटी लिखना है, बाकी सारा ऐसे कैसे ही आना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर होल्डर्स अकाउंट। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो प्रीफरेंस है वो अपने परसेंटेज में किसी में भी दे सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट होता है। ये जो प्रीफरेंस लेता है शेयर्स, वो शेयर्स होल्डर्स इक्विटी नहीं लेता है, ठीक है, वो इक्विटी नहीं करेगा। फिर उसके बाद में जो क्षमता अंश है, अब क्षमता अंश भी उसने क्या बोला था, 5000 पे बोला था, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, बीइंग इश्यू ऑफ 50,000 दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था, इक्विटी। शेयर्स एट रेट 10 ईच, कितने रुपए में बोला है, 10 रुपए में बोला है। अभी आपने देखा क्वेश्चन में, तो मैं कुछ भी अपने पास से नहीं लिख रही हूँ, डेट इसमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर जो 5000 है 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हमारा 5 लाख ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना ये परसेंटेज डिस्काउंट सब दे देगा, लेकिन इक्विटी इस चीज़ को नहीं करता है, ठीक है। तो जो शेयर्स हैं वो सब में अलग अलग बटेंगे, यदि इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल ही लिख दें, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ यदि हम बैंक में पहले जमा कर रहे हैं तो उस शेयर्स कैपिटल में भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब दोनों में निकालेंगे, भाई प्रेफरेंस भी दे रखा है इक्विटी भी दे रखा है, तो दोनों को करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 10% जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा 10% क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद में मैंने कहा इक्विटी शेयर भी कर रहा है, तो आप इक्विटी शेयर भी कर दीजिए यहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, कैपिटल में कर रहे हैं। एक पहला क्या कर रहा है, प्रीफरेंस कर रहा है, तो प्रीफरेंस को यहाँ पर लिख देंगे, किस में कर रहा है, 10% में कर रहा है, 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कहा शेयर्स सभी में लिखेंगे, क्योंकि सभी चीज़ हमारे यहाँ पर शेयर्स में की जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरा हमारा प्रेफरेंस तो हमने लिख दिया, अब हमारा इक्विटी रह गया है, हम इक्विटी को करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने ये चीज़ तो देख ली कि हमारी ये यदि क्वेश्चन में प्रीफरेंस और शेयर एक साथ आ जाते हैं तो एक साथ हमें एंट्री कैसे लिखनी है, ठीक है। अब इसकी नरेशन एक बार और देख लीजिए, नरेशन कैसे बनानी है आपको। इसकी नरेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी बीइंग शेयर होल्डर, बीइंग शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर टू 10%, ठीक है। 10% क्या कर रहा था, वो प्रीफरेंस को कर रहा था, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, और दूसरे नंबर पे किसका कर रहा था, इक्विटी पर। तो एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि ट्रांसफ़र कैसे करना है, मैंने ट्रांसफ़र लिख दिया, प्रेफरेंस में बोला था, इक्विटी शेयर्स में बोला था, ठीक है, शेयर्स कैपिटल कर दिए सारे। फिर उसके बाद में अब इसकी रही है अमाउंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10% प्रेफरेंस जो शेयर कर रहा है, ठीक है, कितने लाख में कर रहा है, 5 लाख में कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 5 लाख लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर कर रहा है, वो भी हमारा कितना कर रहा है, 5 लाख ही कर रहा है, तो ये भी हमने 5 लाख ही लिख दिया है स्टूडेंट। 10% जो प्रीफरेंस शेयर्स जब इन्होंने किए हैं, ठीक है, तो वो शेयर्स कैपिटल कितने में करेंगे, वो भी हमारे 5 लाख में ही करेंगे, तो हमने 5 लाख यहाँ पे लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आज का आपका, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, ओनली 3 एंट्रीज बनी है,
तो उन थ्योरी में मैंने आपको बताया सबसे पहले यदि क्वेश्चन में प्रीफेंस दे रखा है, इक्विटी दे रखा है यानी पूर्वाधिकार अंश और समतांश दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं, तो दोनों की एंट्री आप पहले इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर लिख करके दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ जाता है। वो पूछ लेगा आपसे कि जो अंशों या सममूल्य पे अंशों का निर्गमन होगा, ठीक है, और प्रीमियम संबंधी प्रविष्टियाँ हैं, कटौती अंशों के संबंध का लेखांकन है, वो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के बन के आते हैं, आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लेंथी बन के भी आ सकता है, शॉर्ट बन के भी आ सकता है, यहाँ तक आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और साथ ही स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंशों का प्रीमियम निर्गमन है और अंशों का बट्टे पर निर्गमन है, ये भी आपके एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, अंशों का प्रीमियम निर्गमन और बट्टे का निर्गमन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सममूल्य पर निर्गमन कैसे करते हैं, तो इस बार आपको प्रीमियम और ऐड करना है। ठीक है, डिस्काउंट और ऐड करके दिखाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होना, कुछ भी चेंज नहीं होना। सबसे पहले हम हर चीज़ को बैंक में करते हैं, उसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो शेयर्स कैपिटल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे आज के हमारे, आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपको कितना ज़्यादा समझ में आ गया है, कितना ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है। तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही हो सके तो वीडियो को शेयर्स भी करें अपने आसपास वालों को, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।